हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ साइंस में ये बायोलॉजी चल रहा है। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय एनसीईआरटी 2027। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय चल रहा है। ये ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी के बुक से, जो आपको ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये जो है एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा चुके हैं। ये जो है आपका 6ठा चैप्टर है, अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, ये अपने मैथ के चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं, जो 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई है। देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, मेरा नाम है इंजीनियर एमडी दानिश सर, डिग्री क्वालिफिकेशन बीटेक बीएड और एग्ज़ाम स्टेट पेपर 1 मैथमेटिक्स क्वालिफाइड, स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस क्वालिफाइड। और ये व्हाट्सअप नंबर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हम हमेशा चुनते हैं इस तरह से, जैसे चुनते हैं आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर, जिस पर हम डिस्कस कर देते हैं पूरे चैप्टर को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं और साथ में क्या कर देते हैं कि पूरे चैप्टर को डिस्कस कर देते हैं, ताकि एग्ज़ाम आपका आसान हो जाए और एग्ज़ाम और दोनों काम हो जाए, नॉलेज भी हो जाए और एग्ज़ाम भी अच्छे से आप पास कर जाएँ। देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है। प्रश्न पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन होता है? देखिए, पादप हार्मोन का मतलब प्लांट हार्मोन। प्लांट के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको पादप हार्मोन बोलते हैं। ऑप्शन ए में इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन इंसानों में निकलता है, इंसुलिन जो होता है इंसानों में निकलता है। ऑप्शन बी थोरैक्सिन, ये भी इंसानों में निकलता है। देखिए, थोरैक्सिन ग्लैंड की वजह से ही बहुत सारे इंसानों में घेघा रोग भी हो जाता है और थायराइड भी हो जाता है। देखिए, इंसुलिन की कमी की वजह से चीनी का रोग हो जाता है। एजेस्ट्रोन महिलाओं में निकलता है, जब अंडाणु उसका बनता है तो एजेस्ट्रोन निकलता है। और साइटोकाइनिन ये प्लांट में निकलता है, ये प्लांट हार्मोन है। तो देखिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इसको हम अलग कर लें। देखिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा सही ऑप्शन होगा। देखिए, डी जो होगा, डी हमारा सही ऑप्शन होगा। डी, यहाँ पर डी हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ ऑलरेडी हमने उत्तर में इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो अगला क्वेश्चन है। देखिए, इसका स्पष्टीकरण भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, स्पष्टीकरण इंसुलिन, थोरैक्सिन और एजेस्ट्रोन जंतु हार्मोन है। देखिए, ये हमने बताया है, स्पष्टीकरण भी दिया है ताकि आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। इंसुलिन, थोरैक्सिन, एजेस्ट्रोन हार्मोन ये जबकि जंतु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन से प्रेरित करता है। पौधों में कोशिका विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक में द्रुमिका, बी में सिनेप्स, सी में एक्सॉन, डी में आवेग कहा जाता है। देखिए, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स के बीच का, न्यूरॉन्स कहाँ होता है? न्यूरॉन्स से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। याद रखिएगा कि न्यूरॉन्स से ही तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आते हैं? नर्वस सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आते हैं? नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, आपका न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड आता है, आपका जितने भी मतलब तंत्रिकाएं हैं वो सब आते हैं, जो भी मतलब कि न्यूरॉन सेल्स हैं वो सब आते हैं, वो सब तंत्रिका तंत्र में ही आते हैं। और तंत्रिका तंत्र ही नर्वस सिस्टम है और उसके कारण ही हम किसी चीज़ को महसूस कर पाते हैं। कोई जंतु, कोई चीज़, फीलिंग, इमोशन, ये सब को महसूस करने का ये तंत्रिका तंत्र ही है। जैसे एक चीज़ याद रखिए, कोऑर्डिनेशन में जो हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, ब्रेन बना होता है और
मतलब नर्वस सिस्टम बना होता है वो न्यूरॉन्स कोशिका का बना होता है। देखिए कैसे आपको हम एक एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर पैर पर मच्छर काटा, बिना देखे हुए ही आप एक हाथ चला देते हैं पैर के पास जहाँ पर मच्छर काटा है। तो क्यों चला देते हैं? क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। ब्रेन को क्या, ये तो रोज़ होने वाली घटना है, स्पाइनल कॉर्ड ही इसको रिस्पॉन्ड कर देता है और बता देता है कि यहाँ से आया है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग करते हैं और जहाँ से मच्छर काटा होता है वहाँ पर पटाख से हाथ चला जाता है, मतलब जहाँ पर मच्छर काटा होगा जिस अंग पर, वहीं पर बिना देखे हुए आप हाथ से मार देंगे। तो ये क्या, कैसे ये मतलब कि एग्जैक्ट आपको लोकेशन कैसे पता चला? तो ये हमें बताता है, तंत्रिका तंत्र बताता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, इसमें इसका सेल न्यूरॉन्स से बना होता है। न्यूरॉन्स एक थ्रेड लाइक वायर है जिसका काम होता है जैसे करंट, जैसे बिजली का वायर जो होता है करंट भेजता है, उसी तरह न्यूरॉन्स का वायर है वो भी करंट भेजता है। किसका? सिग्नल वाला करंट भेजता है, जिससे पता चलता है कि हम कोई चीज़ महसूस कर पाते हैं। वो नर्वस सिस्टम से अटैच्ड होता है, और हम कहने का मतलब है कि सेंस ऑर्गन से अटैच्ड होता है न्यूरॉन्स कोशिकाएं जो होते हैं सेंस ऑर्गन से मतलब कि अटैच्ड होते हैं। जब हम कोई चीज़ टच करते हैं तो महसूस होता है, वो ब्रेन को सिग्नल जाता है। देखिए इस तरह से होता है। तो अब जैसे स्क्रीन टच आप मतलब कि मोबाइल चलाते हैं तो उसको टच करते हैं तो अपना परफॉर्मेंस करता है, उसी तरह हमारे स्किन को टच करेंगे तो महसूस होगा कि यहाँ पर टच हुआ। तो ये सब का मतलब रिस्पॉन्स जो है, स्किन जो है हमारा कौन सा है? सेंस ऑर्गन है। हमारा कौन कौन सेंस ऑर्गन होता है? सेंस ऑर्गन में स्किन होता है, टंग होता है, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, ये सब हमारा और आई होता है, ये सब हमारा सेंस ऑर्गन होता है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इन्हीं के मदद से हम दुनिया को समझते हैं। तो सेंस ऑर्गन न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कोई चीज़ टच करेगा तो वो क्या होगा, न्यूरॉन्स उसका सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को भेज देगा। अब क्या रिस्पॉन्ड करना है, ब्रेन उसको भेज देगा, मैसेज भेज देगा कि आपको ये करना है। जैसे आँख में, आई में जो मतलब ऑप्टिकल नर्व होता है। देखिए आई में जो हम लोग कुछ देखते हैं तो आई में उसका इमेज बनता है, लेंस से इमेज बनता है रेटिना पर, और रेटिना के पीछे ऑप्टिकल नर्व्स जुड़ा होता है, वो नर्व्स ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ऑप्टिकल नर्व पर जो रेटिना से जुड़ा होता है उसका सेंसेशन, उसका सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन उसको सीधा करके देखता है, ब्रेन उसे इमेज को सीधा करके देखता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब सेंस ऑर्गन है, और ये सेंस ऑर्गन जो है वो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्रिका तंत्र पूरा जाल बॉडी में तंत्रिका तंत्र का बिछा हुआ है, और 2 न्यूरॉन सेल से आपके ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स का बमबारी होता है जब एक थिंकिंग आप सोचते हैं। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, तब तो 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स आपका चैप्टर भी हम डिस्कस करते चलेंगे, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी, उसका स्पष्टीकरण भी हमने बता दिया है। देखिए स्पष्टीकरण भी हमने बता दिया है यहाँ पर। देखिए स्पष्टीकरण भी हमने बता दिया है। देखिए स्पष्टीकरण में भी हमने बता दिया है ऑलरेडी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण भी बताया है। स्पष्टीकरण में क्या दिया है ये समझिए। सिनेप्स वो स्थान है जहाँ एक न्यूरॉन्स का विद्युत संकेत रासायनिक रूप में बदलकर अगले न्यूरॉन्स तक पहुँचाता है। मतलब सिनेप्स वो जगह होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, जो विद्युत सिग्नल जो होता है वो केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, और बदल के अगला न्यूरॉन्स को वो सिग्नल पहुँचाता है। इस तरह ये बार बार एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, पूरे न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक आपका चला जाता है। मतलब जैसे मच्छर काटा आपके पैर में और उसका सिग्नल मिला ब्रेन में, कैसे मिला? तो इन्हीं न्यूरॉन्सों के द्वारा ये न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और पूछा गया है। तीसरा नंबर देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो सोचने के लिए। बिल्कुल मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। देखिए बी में हृदय संपादन के लिए। बिल्कुल आप जब ज़्यादा एक्सेस सोच लेते हैं या गलत कोई ख्याल लाते हैं या कोई घबराहट वाली बात सुन लेते हैं तो आपका हार्ट बीट क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बेचैनी से, घबराहट से, एंजाइटी से बढ़ जाता है। तो बिल्कुल मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल है हृदय संपादन के लिए। हृदय मतलब हार्ट बीट को बढ़ने के लिए मस्तिष्क जो है रिस्पॉन्सिबल है। सोचने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होगा आपको उसकी महसूस होगा, सेंस ऑर्गन आपके बॉडी में है, उस सेंस ऑर्गन के द्वारा मस्तिष्क को पता चलेगा
करेगा और मस्तिष्क तरह तरह की बातें उसके आधार पर सोचेगा। हृदय भी अगर कोई आप घबराहट वाली बात सुन लेते हैं तो आपका हृदय हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है तो मस्तिष्क इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल अगर मस्तिष्क आपका काम नहीं करेगा तो आदमी या तो पागल हो जाएगा या तो कोमा में चला जाएगा, तो आपका कोई भी अंग काम नहीं करेगा ठीक से, हाथ पैर ये सब कोई काम नहीं करेगा। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी विकल्प हमारा सही है। उपयुक्त सभी विकल्प क्या है? सही है, हमने बता दिया। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी हम बता देते हैं। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी बता देते हैं। मस्तिष्क, देखिए मानव मस्तिष्क के विभिन्न सोचने, अग्र मस्तिष्क, दिल की धड़कन नियंत्रण करने वाले मेडुला और शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनने का, अनुमस्तिष्क बनने का कार्य करते हैं। देखिए ब्रेन का 3 भाग होता है, सेरिबेलम, सेरिबेरम और मेडुला। 3 भागों में हमारा ब्रेन बटा हुआ होता है, 3 भागों में, सेरिबेलम, सेरिबेरम, मेडुला में, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ होता है और यही 3 भाग सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन हमने बोला था, रिफ्लेक्स एक्शन परिवर्ती, जैसे आपको मच्छर काटा, धड़ाक से वहीं पर हाथ चला गया, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड को पहले से पता है कि इस चीज़ में ये आदमी यही करता है। जैसे मतलब मच्छर काटता है, धड़ाक से हाथ वहीं पर चला जाता है मच्छर को मारने के लिए, तो वहाँ से जहाँ पर मच्छर काटा है वहाँ पर सिग्नल मिला है कहाँ? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए पूरे आपके बॉडी का जो वायर है, मतलब कि न्यूरॉन सेल्स है, कोशिका है, वो पूरे वायर होते हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए आपके जो मतलब स्पाइनल रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे होते हुए, गर्दन से होते हुए ब्रेन तक आता है, गर्दन से होते हुए ब्रेन तक आता है, याद रखिएगा। तो वो वायर जो गया है तो वो जब भी स्पाइनल कॉर्ड से पैर में मच्छर काटेगा आपका वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पहले से जानता है कि ये अक्सर यही मतलब कि ऑर्डर देता है कि जैसे मच्छर इस तरह का काटे, रिफ्लेक्स एक्शन करो, तुरंत आप मार दो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एकाएक होने वाली एक्शन है जो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। देखिए परिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन तथा टहलने के बीच अंतर क्या है, वॉकिंग के अंतर क्या है? देखिए जैसे टहलना है ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। जैसे टहलना है, आपको मन किया, पैर आपका चलेगा तब आप टहलिएगा। अगर आप दिमाग को मतलब ये बताइएगा कि हमको नहीं जाना है तो पैर नहीं जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। लेकिन कोई गर्म चीज़ आप छू दिए तो एकाएक हाथ हटा लेगा आपका। हाथ से अगर कोई गर्म चीज़ टच हो गया तो एकाएक हाथ जल्दी से हटाता है, या मतलब बिजली का, विद्युत का वायर टच हो गया तो जल्दी से आप हाथ हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मस्तिष्क को पहले से पता है स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क ये रिस्पॉन्ड देगा, तो ये रिस्पॉन्ड देगा तो उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड ही वो रिस्पॉन्ड दे देता है। और क्या करता है, स्टिमुलस उसमें होता है, वो रिस्पॉन्ड दे देता है, रिस्पॉन्ड देकर जल्दी से वहाँ से हाथ हटा लेता है गर्म चीज़ों पर से। जैसे गर्म बर्तन टूटा, आप सोचिएगा नहीं कि हटाए कि नहीं हटाए। मान लीजिए गर्म देगची में आपका हाथ सट गया, ठीक है, तो आप ये सोचिएगा कि हटाए कि नहीं हटाए, कि जल्दी से हाथ हटाइएगा। जल्दी से हाथ हटाइएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड को पहले से पता है, वो बिना सोचे ही उसका जवाब दे दिया। अब टहलना है कि नहीं टहलना है ये आपका मस्तिष्क पर निर्भर करता है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। आपको मन करेगा टहले या मन नहीं करेगा टहले, नहीं टहले तो नहीं टहलिएगा। इसमें एक ये नहीं कि जिस तरह से एकाएक मतलब बर्तन, गर्म बर्तन छुआ, हाथ मतलब गर्म बर्तन छुआ, गर्म बर्तन टच हुआ और हाथ जल्दी से हटा दिए, इसलिए नहीं कि आप सोचिए एकदम टहलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप चाहेंगे जितना टहलना उतना ही टहल पाएंगे। तो ये क्या होगा, ये वॉकिंग, ये रिफ्लेक्स एक्शन, नियंत्रण या मेरुरज्जा स्पाइनल कॉर्ड द्वारा अनैच्छिक रूप में नियंत्रित करता है। मतलब कि ये मेरुरज्जा के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा अनैच्छिक रूप से नियंत्रण करता है। स्पाइनल कॉर्ड आपके रीढ़ की हड्डियों में होता है। देखिए यह मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग द्वारा ऐच्छिक रूप से नियंत्रित होता है, जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम। देखिए सेरिबेलम के द्वारा ये नियंत्रण होता है। देखिए ये मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग, मतलब मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसके द्वारा ये जो होता है नियंत्रण होता है। ये वाला जो है ये मेडुला नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रण होता है। अब देखिए गति प्रकृति, यह अचानक, देखिए यह अचानक तीव्र और स्वचालित प्रक्रिया है। मतलब यह अचानक होने वाली तीव्र स्वचालित प्रक्रिया है। यह एक धीमी, नियंत्रण और सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। देखिए जो प्रतिवर्ती, जो मतलब कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया, यह अचानक होने वाली क्रिया है। और ये जो आपका टहलना हुआ एक धीमी, नियंत्रण और सोच समझकर करने वाली क्रिया है। गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ पीछे खींच लेना। देखिए उदाहरण में हमने बोला है कि गर्म वस्तु छूने पर अचानक आदमी हाथ खींच लेता है, लेकिन सड़क पर अपनी मर्जी से सीधा चलना, टेढ़ा चलना, दाएं चलना, बाएं चलना, ये हमारा टहलना, ये हमारा मतलब कि मस्तिष्क पर डिपेंड करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन
नहीं है। तो देखिए चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी क्लियर हम करते चलेंगे। याद रखिएगा बहुत वीवीआई चैप्टर चल रहा है और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ाई तैयारी नहीं करते हैं एग्ज़ाम से महीना दिन 2 महीना दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि एग्ज़ाम जो होता है वो सालों भर पढ़ने की चीज़ होती है। एग्ज़ाम के लिए सालों भर पढ़ने की चीज़ होती है, मन लगाकर पढ़ने की चीज़ होती है, चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ने की चीज़ होती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस चैप्टर का जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद जो आपका ये बनाया है, देखिए ये प्रेजेंटेशन बनाया है और इसको क्या कर रहे हैं हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और दोनों बता भी रहे हैं, मतलब चैप्टर को भी क्लियर कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर को भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पादप हार्मोन पाइथोहॉर्मोन्स पाइटोहॉर्मोन्स क्या है, पादप हार्मोन पाइटोहॉर्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। देखिए पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो देखिए पौधों में वृद्धि विकास पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय के लिए विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए पेड़ पौधा में जो वृद्धि होता है, पेड़ पौधा जो टूट गया उसका मेंटेनेंस होता है। जैसे पेड़ पौधा कहीं पर टूट गया कहीं पर कट गया तो वहाँ पर एक प्रकार का पदार्थ निकलता है और रिपेयर कर देता है। पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। पेड़ पौधा जैसे एक पेड़ आज छोटा है लेकिन साल भर के बाद बड़ा हो जाएगा, 6 महीना के बाद बड़ा हो जाएगा। ये कैसे वृद्धि हुआ, तो जिस हार्मोन से होता है उसको पाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, जो पेड़ पौधे में अनुक्रिया के समन्वय के लिए विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। यह रिस्पॉन्सिबल होता है पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए। देखिए या कहीं पर कट गया फट गया तो क्या होता है, पेड़ पौधे में कहीं कट गया कुछ फट गया तो फिर वो क्या होता है, रिपेयर होता है सेल, वो रिपेयर करने में भी काम आता है। जैसे इंसानों में हड्डी जब टूट गया तो फिर जुटता है कि नहीं जुटता है, तो उसमें भी हार्मोन्स निकलते हैं। नहीं, कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ होता है हड्डी, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ होता है हड्डी जो आपका, तो डॉक्टर उसका दवा देता है तो वो तेज़ी में वृद्धि होती है और जुट जाती है। उसी प्रकार पेड़ पौधा में भी कुछ टूट गया, डाली टूट गया तो उसके जगह पर नया डाली निकलता है। पे कोई मतलब कहीं पर कट गया तो नया वहाँ पर मतलब कि उसको भरने के लिए हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए प्रमुख पादप हार्मोन्स और उनके कार्य। देखिए पादप हार्मोन्स, देखिए ऑक्सीन जो होता है यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने वाला प्रकाश अनुवर्तन में मदद करती है। देखिए ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। देखिए ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, मतलब कोई कोशिका बढ़ा, एक कोशिका से 2 कोशिका, दूसरी कोशिका से 3 कोशिका, तो कोशिकाओं की लंबाई भी बढ़ता है, उसमें वृद्धि करता है। और प्रकाश अनुवर्तन मतलब लाइट बेंडिंग में मदद करता है। देखते होंगे कि आप अंधेरा घर में अगर कोई मतलब कि कोई गमला रखे और गमला में कोई छोटा सा पेड़ हो, अंधेरा रूम में कोई गमला रखें, गमला में छोटा सा पेड़ हो और खिड़की से या रोशनदान से लाइट आता हो तो वो देखिएगा कि उधर ही साइड में वो पेड़ मुड़ जाता है उसी साइड में जिधर से रोशनी आता है उस साइड में मुड़ जाता है। तो किस कारण होता है, ऑक्सीन्स के कारण। ये प्रकाश अनुवर्तन होता है, प्रकाश की तरफ मुड़ने में मदद करता है। देखिए दूसरा होता है जिब्रेलिन ऑक्जीन्स जिब्रेलिन, यह तने की लंबाई में वृद्धि और बीजों के अंकुरित को प्रेरित करता है। मतलब तना का जो लंबाई बढ़ता है, जो स्टीम होता है, पेड़ पौधे का स्टीम होता है, तना होता है, ट्रंक होता है, उनको लंबाई में वृद्धि करता है। देखिए उनका लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है और बीजों को अंकुरित को प्रेरित करता है। मतलब बीज जो अंकुरित होते हैं, जैसे कोई बीज आप फुला दिए पानी में और ज़मीन में गाड़ रहे हैं तो वो अंकुरित हुआ है, तो अंकुरित होने में प्रेरित जो कर रहा है, कौन कर रहा है, यही जिब्रेलिन कर रहा है। कौन कर रहा है, जिब्रेलिन। ऑक्सीन्स क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश की तरफ मोड़ने में मदद करता है। और जिब्रेलिन क्या है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है और बीजों को अंकुरण को प्रेरित करता है। देखिए अगला होता है, तीसरा होता है एब्सिसिक अम्ल। यह वृद्धि को रोकता है, मतलब ज़्यादा वृद्धि हो गया तो अब रुक जा। जैसे पत्ता का एक लंबाई होता है, जैसे आम का पेड़ है तो उसका पत्ता का एक लंबाई होगा। अब ये नहीं कि आम का पत्ता बढ़ते जाएगा 1-2 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक लंबाई तक आम का पत्ता बढ़ेगा, उतना ही पर स्टॉप हो जाना है। तो ये एब्सिसिक अम्ल करता है। जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए, केला का पत्ता तो बड़ा होता है। अब केला का पत्ता ये तो नहीं होगा कि यहाँ से लेकर मतलब कि 2-4 किलोमीटर लंबा हो जाए, 5 किलोमीटर लंबा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि बढ़ते चला जाएगा, एक लंबाई पर होकर रुक जाएगा। तो ये कौन सा हार्मोन करेगा, एब्सिसिक अम्ल।
यह वृद्धि को रोकता है कि अब तुम पर्याप्त बढ़ गए हो, अब तुमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। और पत्तियों को मुरझाने के लिए, जो पत्ती मुरझा जाता है, पुराना हो गया, मुरझाने लगता है या मुरझाता है, जैसे सूखने के बाद मुरझाए, पुराना होने के बाद मुरझाए, या मतलब कि अंकुरित होने के बाद देखते हैं मुरझाया हुआ होता है, उस तरह से होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक जंतु में रासायनिक केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय। देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक जंतु में रासायनिक समन्वय केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों की भूमिका स्पष्ट करें। देखिए अंतरस्रावी, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक जंतु में रासायनिक, देखिए एक जंतु में रासायनिक समन्वय केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका स्पष्ट करें। देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, हम आपको अभी बोले कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो जैसे दो मतलब कि न्यूरॉन सेल्स हैं, उनके बीच के गैप को कौन भरता है, यही केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भरते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सेल्स को केमिकल में इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स जाते हैं उसको केमिकल में बदलते हैं, और वो केमिकल जैसे हर चीज़ का एक हार्मोन होता है। डर के लिए किडनी से हार्मोन, अगर डर लगता है आपको तो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको बोलेगा या तो रुको या तो भागो, मतलब कि फाइट करो नहीं तो फ्लाइट करो, ठीक है। तो किडनी से हार्मोन निकलता है, इसीलिए हर तरह का हार्मोन्स निकलता है, यही रासायनिक समन्वय है। जैसे आपको ब्रेन अच्छा सा काम करे तो सेरोटोनिन नाम का मतलब कि ये केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता है, या डोपामाइन होता है, तो कहने का मतलब है कि ये ब्रेन को अच्छे से काम करने में मदद करता है। उसी तरह थायरोक्सिन ग्लैंड से जो निकलता है, थायरोक्सिन ग्लैंड से जो मतलब हार्मोन निकलता है, वो आपका किस चीज़ में काम करता है, वो आपका मदद करता है आपको थायरोक्सिन ग्लैंड से, वो मतलब कि ब्रेन को अच्छे से काम करने में सुचारू रूप से थायरोक्सिन ग्लैंड को देता है। देखिए थायरोक्सिन ग्लैंड के कारण ही अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करे तो घेगा रोग भी हो जाता है, ग्लूटरी भी हो जाता है, या मतलब कि आपका ये जो रोग होता है आपका क्या थायराइड, ये हो जाता है। तो अच्छे नमक खाना चाहिए ताकि थायरोक्सिन ग्लैंड काम करे, उसके लिए अच्छे नमक खाना चाहिए। आयोडाइज नमक, देश का नमक, टाटा नमक खाइए, कोई भी अच्छा नमक खाइए जिसमें आयोडाइज हो, अच्छा से आयोडीन मिला हुआ हो। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, देखिए एक चीज़ और याद रखिए, एक जंतु में रासायनिक समन्वय में कैसे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भूमिका स्पष्ट करें। तो देखिए हार्मोन्स निकलता है आपके टेस्टिज में, जैसे मर्द हैं तो जेंट्स के लिए जो हार्मोन होता है वो टेस्टिज से निकलता है, मादा के लिए हार्मोन जो होता है ओवरी से निकलता है, ठीक है। प्रजनन के लिए अलग हार्मोन होता है, कोई चीज़ सोचने के लिए अलग हार्मोन होता है, कोई चीज़ जैसे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जो आपके ब्लड में निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, तो वो आपके अग्नाशय से निकलता है, जो क्या करता है ब्लड में घुले हुए जो एक्स्ट्रा मतलब ग्लूकोज होते हैं उनके प्रभाव को कम करता है, जिससे डायबिटीज़ नहीं होता है, जिससे मतलब किडनी लिवर ये सही से फंक्शन करता है। अगर डायबिटीज़ हो गया, अगर किसी को मान लीजिए इंसुलिन अच्छे से नहीं बना ब्लड में, तो वो क्या होगा, ब्लड में नहीं बनने के कारण उसके बॉडी में क्या होगा, चीनी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। चीनी का मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो किडनी से जब वो चीनी फ़िल्टर करेगा, तो फ़िल्टर करने के बाद जब किडनी तक पहुँचेगा तो वो फ़िल्टर नहीं होने देगा। जैसे कोई सिरप है जिसमें चीनी मिला हुआ है तो वो गाढ़ा हो जाता है, अगर पानी है तो वो पतला होता है। तो गाढ़ा जो सिरप होगा, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में आप शहद ले रहे हैं, शहद को उलट के गिराइए गिलास को, शहद जल्दी नहीं गिरेगा, और दूसरे गिलास में आप पानी ले रहे हैं, पानी को उलट के गिराइए, वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह किडनी से वो पास, जब मोटा हो जाएगा ब्लड तो किडनी से पास नहीं करेगा, तो किडनी को क्या कर देगा, खराब कर देगा, हार्ट को खराब कर देगा, उसको स्ट्रोक उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब कि इंसुलिन निकलता है आपके बॉडी में, और वो इंसुलिन जो है ब्लड में उपस्थित एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ख़त्म करती है। और वो इंसुलिन निकलती है, तो जब नहीं निकलता है तो चीनी रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर आपको टैबलेट के रूप में इंसुलिन देता है या इंजेक्शन के रूप में देता है। तो ये भी आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन के लिए समन्वय, रासायनिक कोऑर्डिनेशन हुआ। देखिए यहाँ पर एक जंतु में रासायनिक समन्वय केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भूमिका स्पष्ट की है। जंतु में रासायनिक समन्वय विशेष ग्रंथियों द्वारा होती है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड द्वारा, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इन ग्रंथि से सीधे रक्त में हार्मोन नामक रासायनिक संवेदवाहक स्रावित होते हैं। देखिए रक्त परिसंचरण के माध्यम से यह हार्मोन पूरे शरीर में फैलते हैं और अपने विशिष्ट लक्षित अंगों को पर पहुंचकर उनकी कार्य प्रणाली वृद्धि करते हैं और चयापचय को नियंत्रित करती है।
चयापचय को नियंत्रित व समन्वित करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की तुलना में धीमी लेकिन दूरगामी प्रक्रिया होती है। तो वही आपको बोले कि मतलब कि पूरे बॉडी में ब्लड में वो हार्मोन्स ग्लैंड से निकलता है और ग्लैंड से निकल के पूरे बॉडी में चला जाता है। जैसे आपका मतलब कि हमने बोला कि जैसे इंसुलिन है जो अग्नाशय से निकलता है और पूरे बॉडी में चला जाता है। देखिए ग्लैंड निकल जाता है। देखिए हमसे थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, बायोलॉजी पर थोड़ी पकड़ है लेकिन उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। देखिए वहाँ पर दूरगामी लेकिन धीमी काम करती है ग्लैंड का काम। देखिए उसी तरह से प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए हमने बोल दिया है पहले, आयोडीन नामक मतलब कि नमक को आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन ग्लैंड जो होता है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। तो क्या होता है, या तो घेगा रोग हो जाएगा या तो टाइफाइड हो जाएगा, एक प्रकार की मोटाई हो जाएगा। देखिए हमारे गले में थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की अनिवार्यता आवश्यक होती है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है ताकि संतुलित वृद्धि हो सके। यह हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की सही मात्रा में नहीं बनेगा। इसके कारण गला सूज जाता है जिसे घेगा रोग कहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। मतलब थायरोक्सिन ग्लैंड कहाँ होता है, गला में होता है, गला में होता है, गायोट्री जिसको बोलते हैं, घेगा बोलते हैं। देखिए तो क्या होता है कि जब आपके भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो आपको थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ेगा, दौड़ेगा, आयोडीन को खोजने के लिए चारों तरफ फैलेगा, और जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो फैला हुआ ही रह जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो ग्लैंड बढ़ जाएगा और एक प्रकार का घेगा हो जाएगा। इसकी कमी से आपको अच्छे नमक नहीं खाने से आपका मतलब घेगा भी बढ़ जाता है गला का। अब तो नहीं होता है, पहले के लोगों को होता था। और क्या होता है कि इसकी वजह से थायराइड की भी बीमारी हो जाती है। देखिए जब शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होते हैं, देखिए यही किडनी से निकलता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, छोटा छोटा दोनों किडनी पर ग्लैंड होता है, वहाँ से एड्रीनेलिन निकलता है। किडनी के ऊपर, किडनी जो होता है सेम जो आप खाते होंगे सेम की बीज की जैसा होता है, बड़ा सा, इतना बड़ा सेम की बीज की तरह होता है, बड़ा सा होता है, दोनों साइड किडनी होती है, जिसको ब्रीकक बोलते हैं, जिसको गुर्दा बोलते हैं, हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। तो वो उसके ऊपर एक ग्रंथि होता है, ऊपर दोनों किडनी के ऊपर, वहाँ से एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होती हैं। एड्रीनेलिन ये क्या होता है, जब आपको डर लगता है, कोई डर लगता है तो वहाँ से जब आप अचानक मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया तो आप क्या होगा, डर लगेगा तो या तो शेर से लड़िएगा, नहीं तो शेर को देखते भागिएगा, कमज़ोर होइएगा तो भागिएगा, अगर आप शेर खान होइएगा तो लड़िएगा। तो क्या होगा, एड्रीनेलिन निकलेगा और इस डर को ख़त्म करेगा और आपको भागने में मदद करेगा। या आप अकेले में बैठे हुए हैं, घबराहट हो गया, तो किडनी से क्या होता है, एड्रीनेलिन नाम का हार्मोन निकलता है किडनी से, और ये किडनी से निकलने के बाद किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है, ऊपर सेम की तरह का किडनी होता है, उसके ऊपर ग्लैंड होता है, दोनों किडनी पर ग्लैंड होता है, उससे एड्रीनेलिन निकलता है और ये हार्मोन आपके ब्लड में मिलेगा और आपके डर को ख़त्म करेगा। देखिए हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो देखिए याद रखिएगा, एड्रीनेलिन को लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब वही बात, जब आपके सामने एक शेर आ गया तो या तो आप उससे लड़ जाइएगा, अगर बहुत बहादुर होइएगा तो लड़ जाइएगा, नहीं तो दूसरा उपाय है कि भागिएगा, मतलब फाइट नहीं तो फ्लाइट, मतलब लड़ो नहीं तो भागो। देखिए दूसरा बीच का रास्ता नहीं होता है। तो एड्रीनेलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। डर, गुस्सा या आपातकालीन स्थिति में इसके स्रावित होने पर शरीर में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा, जब आपके सामने एकाएक कुछ आ जाएगा, आपकी जान पर कोई मतलब पड़ जाएगा, कोई चीज़ मतलब कि जान पर आफत बन जाएगा, कोई चीज़ जैसे शेर आ गया, कुत्ता आ गया, कोई आपको दौड़ा दिया, तो आपको क्या होगा, आपका वहाँ पर एड्रीनेलिन नाम का मतलब कि हार्मोन आपके किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड से निकलेगा और निकल के आपके ब्लड में मिलेगा और आपके बॉडी को ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा और आप में डर कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब मतलब कि ज़्यादा घबराहट हो, बेचैनी हो, तो लंबा लंबा सांस लेना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा एक सांस लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, फिर लंबा सांस लीजिए, फिर छोड़िए, 1 सेकंड रुकिए, फिर लंबा सांस लीजिए। उसको साइंस के टर्म में क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग से भी उतरा हुआ है,
वो बता देंगे हम कभी। देखिए, तो धड़कन बढ़ जाती है तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाती है। डायफ्राम और पल्सलियों में संकुचन के कारण सांस तेज चलती है। पाचन व त्वचा में रक्त कम होना, इस अंगों की छोटी धमनी के सिकुड़ने से रक्त रुख मुख्य कंकाल मांसपेशियों की तरफ हो जाती है। ये सभी देखिए, ये सभी जो होता है, ये सभी बदलाव शरीर की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए होता है। बात समझिए, बात को समझिए। एड्रेनलिन जो होता है, लड़ो या उड़ो, ये वाला फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह डर या गुस्सा को आपातकालीन स्थिति में इसके स्रावित होने पर शरीर में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। हृदय की धड़कन, जब ये मतलब डर हुआ, डर को ख़त्म करने के लिए यही हार्मोन निकलता है, एड्रीनालिन हार्मोन निकलता है। ये ब्लड में मिल जाता है, जिससे धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ जाती है तो आपका क्या होता है, मांसपेशियों में तनाव होता है, तो उसको अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो अधिक धड़कन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन मिलता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। डायफ्राम जो है आपका, जो लंग्स के साइड का डायफ्राम होता है, वो ऊपर नीचे पसली के साथ संकुचन करता है, बढ़ता है और फैलता है। पाचन, त्वचा में रक्त कम होना और उधर ज़्यादा रक्त चला जाना, इन छोटी धमनियों को सिकुड़ने रक्त का रुख मुख्य कंकाल पेशियों की तरफ हो जाता है। यह सभी बदलाव शरीर के आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तुरंत तैयार करते हैं, कि मतलब अब आप लड़ सकते हो, इस तरह से तैयार करता है। देखिए, इसी के साथ अगला मधुमेह। देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर समझिए, मधुमेह के बारे में समझिए। देखिए, मधुमेह जो होता है वो डायबिटीज को कहते हैं। प्रश्न, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो देखिए, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए पेनक्रियाज से, अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज से एक मतलब कि एक हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड में घुलता है, छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से ब्लड में चला जाता है। वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, वो ग्लूकोज बॉडी में होने वाली जो चीनी होता है, एक प्रकार का चीनी होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित कैसे करता है, तो इंसुलिन आपके ब्लड में घुल गया, अब ब्लड में घुलने से अग्नाशय से निकला इंसुलिन और आपके ब्लड में घुल गया, ब्लड में घुलने के बाद खाना का भी न्यूट्रिएंट उसमें गया, तो वो ग्लूकोज का जो अधिक मात्रा हो जाएगा, तो क्या करेगा, उस ग्लूकोज के अधिक मात्रा को मतलब कि नियंत्रित करता है। मतलब आप किसी आदमी को खाली पेट में 65 से लेके 80 तक या 90 तक ब्लड शुगर होना चाहिए। मतलब कि आप डॉक्टर से जब ब्लड शुगर जांच कराएंगे तो खाली पेट में कितना होना चाहिए, 65 से लेकर 90 तक होना चाहिए। लेकिन खाना खाने के बाद 110 से लेकर 140 के बीच में आपका ब्लड शुगर होना चाहिए। ब्लड के अंदर शुगर कितना होना चाहिए, 110 से लेकर 140 के बीच तक। अगर 110 से 140 से ऊपर हो जाता है तो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप चीनी के बीमार हैं, आप चीनी के रोगी हैं। तो 110 से 140 से ऊपर हो जाता है तो खाना खाने से पहले शायद जो होता है 65 से लेके 110 तक भी खाना खाने के पहले होता है तो नॉर्मल ही माना जाता है। 110 तक भी अगर होता है खाना खाने से पहले, अगर खाली पेट में आप हैं तो चीनी का टेस्ट करा रहे हैं, तो अगर 65 से लेके 110 के बीच में भी है खाना खाने से पहले तो नॉर्मल माना जाता है। खाना खाने के बाद 110 से लेके 140 के बीच में होना चाहिए, तभी किडनी जो है उन ब्लड को फिल्टर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा तो ब्लड मोटा हो जाएगा, मोटे चीज़ को किडनी से फिल्टर नहीं होने में दिक्कत होती है। किडनी एक प्रकार का फिल्टर होता है, तो वो जाकर फिल्टर में जाम लगा देगा, मोटा ब्लड जो जाएगा वो जाम लगा देगा, तो किडनी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपके बॉडी में पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाती है, जो छोटी आंत होती है उसमें जाती है। जब आपका भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ पर देखिए भोजन कैसे पहुँचता है आपके बॉडी में, आप पहले माउथ में लेते हैं भोजन, ईगेशन कहते हैं उसको, चबाते हैं और निगलते हैं, ईगेशन हुआ। उसके बाद वो उसके बाद स्टमक में फूड पाइप के द्वारा, मतलब ओसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा वो गले से उतरता है। उतरने के बाद एक जे साइज का बैग होता है जिसको स्टमक कहते हैं, उस पेट में जाता है। पेट में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, वहाँ पर पचता है, माउथ में भी पचता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, उसके बाद वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है, मतलब छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में वहाँ पर बहुत सारे ब्लड फिली मौजूद होते हैं, वहाँ पर पेनक्रियाज से आपको ये निकलता है। उसके बाद गैल ब्लैडर से आपका जो लीवर जो होता है बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस भी उसमें मिलता है, और आपका इंसुलिन भी मिलता है जो पेनक्रियाज से जाता है। ये सब मिलकर वहाँ पर एक्शन करते हैं और क्या बनता है, भोजन से न्यूट्रिएंट, जो कॉम्प्लेक्स भोजन है उससे न्यूट्रिएंट निकलते हैं। वो न्यूट्रिएंट ब्लड फिली जो मौजूद होता है इस छोटी आंत में, उस ब्लड फिली के द्वारा ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिल जाते हैं तो उसके बाद जो भोजन होता है वो आगे की तरफ, जो मतलब भोजन बचा है, पानी सहित भोजन बचा है, वो आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ कहाँ जाता है, तो आगे की तरफ जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन में। वहाँ पर पानी में घुले हुए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो सूखा हुआ मतलब कि जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, टॉक्सिक चीज़, विषैला पदार्थ, फिशेस जिसको बोलते हैं, वो उसके आगे जाता है, आपको रेक्टम में जाता है। रेक्टम एक चैम्बर होता है जहाँ पर वो जमा होता है, फिर सुबह में टॉयलेट के द्वारा वो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, एनस के थ्रू निकल जाता है। और ब्लड जो स्मॉल इंस्टेंटाइन में ब्लड से घुला, तो ब्लड से अब पूरे बॉडी के कोशिका में जाएगा, तो कोशिका में जाएगा तो किडनी से भी तो जाएगा, होकर गुजरेगा उसको, मतलब कि किडनी को जो मतलब कि अंदर जो एक्स्ट्रा यूरिया होगा उसको कंट्रोल करने के लिए किडनी से भी गुजरेगा। तो किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से जब गुजरेगा तो नेफ्रॉन पतला पतला जाली की तरह होता है, वो एक प्रकार का पाइप होता है, पतला पतला जाली की तरह जाल फैला होता है, जिससे ब्लड घुसेगा। तो ब्लड अगर मोटा होगा तो उसको जाम कर देगा, तो किडनी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इंसुलिन आपके बॉडी ब्लड में निकलता है, जो उसके चीनी के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब आपका अग्नाशय अच्छे से काम नहीं करता है तो इंसुलिन नहीं निकलने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, ऊपर से इंजेक्शन देता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देता है कि डायरेक्ट आपके बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट कर देता है, या टैबलेट के द्वारा, या अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो इंजेक्शन देकर करेगा। देखिए, अग्नाशय की ग्रंथि, इस तरह आप चीनी से बचते हैं। अग्नाशय की पेनक्रियाज की ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन जो है हार्मोन का स्रावित होता है, जो हमारे रक्त में मौजूद अतिरिक्त शर्करा, ग्लूकोज, चीनी के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह रोगियों में शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कम या बंद हो जाता है, जिसके कारण उनके रक्त में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। मतलब रक्त मतलब खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है, वो चीनी वाला खून मोटा हो गया। अब इस बढ़े हुए शुगर लेवल के समान स्तर पर लाने और शरीर की रक्षा करने के लिए मधुमेह रोगियों को बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर से सुई दवाई जो है इंसुलिन का दिया जाता है। देखिए ऐसे भी अगर कोई मधुमेह रोगी है तो वो जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट फैट वाला चीज़ कम खाएं, उनके लिए ठीक रहेगा। और मतलब कि मॉर्निंग वॉक करें, सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। और ये चैप्टर समाप्त हो गया तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसी के साथ 6 चैप्टर हमने आपका समाप्त कर दिया। ये चैप्टर समाप्त हो गया तो आपको क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये दी इंड हो गया, लिख देते हैं दी इंड। देखिए दी इंड हो गया, दी इंड हो गया इस चैप्टर का, दी इंड, एक ही वीडियो में दी इंड हो गया। अब आपको क्या करना है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरा वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। और जो भी नोट्स एग्जाम के समय देंगे उन सब को हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल पर देंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा और व्हाट्सअप चैनल पर चले जाइएगा और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम अच्छा तैयारी करा देंगे। और MCQ जो मैथ्स का है उसका हो चुका है, मतलब 75 क्वेश्चन हमने 75 क्वेश्चन अब ऑलरेडी करा दिया है। सेट 1 में 50 क्वेश्चन, सेट 2 में 25 क्वेश्चन करा दिया है। इस तरह से 5 सेट MCQ का उसमें कराएंगे जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहेंगे। और बीच में हम इंग्लिश का भी आपका मतलब कि सेशन लेंगे, इंग्लिश का भी अच्छे से हम तैयारी करा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।